तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी सरोज ऑनलाइन में। मैं हूं डॉक्टर सुमित गौतम और आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगी हुई कहानी दुलाई वाली पढ़ेंगे और इसके बारे में हम सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे और इस प्रकार इसकी तैयारी करेंगे कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस कहानी से कोई भी प्रश्न आ जाए तो वो हमसे छूटे नहीं। इस प्रकार से हम इसकी तैयारी करने वाले हैं। दोस्तों, हिंदी सरोज ऑनलाइन आप सभी का अपना चैनल है जहां पर आपको हिंदी से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए सारा मैटर मिलता है। ये स्पेशल क्लास यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2024 के लिए, जिसमें कि हमने एक तरफ तो यूनिट 2 शुरू की हुई है और दूसरी क्लास में हम कहानी वाली यूनिट कर रहे हैं। कहानी वाली यूनिट में भी एक कहानी हो चुकी है, चंद्रदेव से मेरी बातें। ये इस प्लेलिस्ट का दूसरा भाग है, दुलाई वाली। तो दोस्तों, अगर आपका टारगेट है दिसंबर 2024 में नेट जेआरएफ क्रैक करना, तो हिंदी सरोज ऑनलाइन आपका साथी बन सकता है। आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और सारी अपडेट्स पाइए यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2024 के लिए। पूरा कोर्स आपका यहाँ पर बिल्कुल फ्री में होने वाला है, जहां पर आपको एकदम गहन अध्ययन करवाया जाएगा और आपकी तैयारी ऐसी करवा दी जाएगी कि आप नेट जेआरएफ आराम से क्लियर कर पाएंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दुलाई वाली। अगर आप जा रहे हैं किसी रेल यात्रा में और आपका कोई दोस्त आने वाला है और ट्रेन में फिर वो दोस्त आपको मिले ही ना, तो आपको कैसा लगेगा? और जब आप अपने गंतव्य पर पहुंच जाएं, तब आपको पता चले कि आपके पास में बैठी जो स्त्री थी वही असल में आपका दोस्त है, तो कितना बड़ा मजाक होगा आपके साथ में, जिसे हम आजकल की दुनिया में प्रैंक कहते हैं। तो ये उस समय पर किया गया एक दोस्त का दूसरे दोस्त पर प्रैंक है। ये हास्य व्यंग की एक कहानी है जो कि रेल यात्रा में पूरी लिखी हुई है। तो आइए मजा लेते हैं इस कहानी का। बहुत ही मजेदार ढंग से हम इसे पढ़ेंगे और अपने सारे डाउट्स हम क्लियर इसी क्लास में करेंगे। बिल्कुल गहराई से क्लास होने वाली है दोस्तों, तो इसे लास्ट तक देखिएगा और जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। उससे पहले बहुत जरूरी जानकारी, हिंदी सरोज ऑनलाइन में जो यूनिट 2 की क्लासेस चल रही हैं उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप चैनल में जाइए और प्लेलिस्ट खोलकर नीचे से लेके ऊपर तक देखिए, तो यूनिट 2 की क्लास 1 से लेके मेरे ख्याल से 17 या 18 क्लासेस हो चुकी हैं, वो प्लेलिस्ट में एडेड हैं। और अपने तैयारी को और पक्का कीजिए हिंदी सरोज के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। पहले कहानी कार के बारे में और कहानी की भूमिका के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि आखिरकार ये है क्या। ये बंग महिला द्वारा लिखी गई है। बंग महिला का पूरा नाम, असली नाम जो है वो श्रीमती राजेंद्र बाला घोष है। बंग महिला जो है ये इनका छद्म नाम है जिससे ये कहानियां लिखा करती थी। इनका जन्म 1882 ईस्वी में बनारस में हुआ और मृत्यु इनकी 1912 में हुई। बंग महिला ने जो दुलाई वाली कहानी लिखी उसका प्रकाशन हमें अवश्य याद रखना है। इसका प्रकाशन 1907 में सरस्वती पत्रिका के 8वें भाग की संख्या 5 में प्रकाशित हुआ। तो ये वाला पॉइंट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, इसे याद रखिएगा। कहानी की प्रमुख विशेषता क्या है कि इसकी रचना हास्य सृजन की परंपरा से हटकर मौलिकता और कल्पनाशीलता का अनोखा वर्णन है। इस कहानी के बारे में स्वयं बंग महिला ने कहा है कि मैंने ये कहानी हास्य के लिए लिखी है। दुलाई वाली कहानी जो है इसको प्रथम मौलिक कहानी माना गया है। ये भी इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कला की दृष्टि से यह अत्यंत प्रौढ़ कहानी है। जी हाँ, इसे हिंदी की प्रथम प्रौढ़ कहानी का भी नाम दिया गया है। और राजेंद्र बाला घोष ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रेरणा से हिंदी में लेखन प्रारंभ किया था। किसकी प्रेरणा से किया था? तो राजेंद्र बाला घोष ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की देखा देखी, उनसे प्रेरणा प्राप्त करके उन्होंने लेखन शुरू किया हिंदी में।
इस कहानी को लेखिका ने हास्य कहानी के रूप में लिखा है, ये स्वयं राजेंद्र बाला घोष ने कहा है। काशी और उसके आसपास के जनजीवन तथा स्त्री पुरुष की सोच, उनके मनोभावों का स्वाभाविक चित्रण इसमें किया गया है। कहानी की शुरुआत कहां से होती है? दशाश्वमेध घाट से, और इलाहाबाद में इसकी समाप्ति होती है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा ये प्रश्न पूछा जा रहा है किसी भी कहानी के बारे में कि शुरू कहां हुई और समाप्ति कहां हुई कहानी की। तो बढ़ते हैं आगे। दुलाई वाली का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले दिमाग में यही प्रश्न आता है कि दुलाई वाली इस कहानी का नाम है, लेकिन दुलाई वाली का अर्थ क्या है? तो दुलाई वाली जो है उसका अर्थ होता है एक कपड़े की मोटी चादर, कपड़े की एक मोटी चादर जिसे नवविवाहिता औरतें घूंघट लेती हैं, उसे कहते हैं दुलाई वाली। समझ में आ गया होगा? तो आइए बढ़ते हैं पात्रों की ओर। इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? किसी भी कहानी को अगर हम पढ़ते हैं तो उसकी पात्र योजना हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इस पर प्रश्न भी आता रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, खासकर यूजीसी नेट जेआरएफ में। आपने अगस्त वाले एग्जाम में भी देखा होगा कि पात्रों पर बहुत क्वेश्चन आए हैं। ऐसे ही जून वाले एग्जाम में कहानी के पात्र हों चाहे नाटक के पात्र हों, उन पर दो तीन क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो प्रमुख पात्र इसमें क्या है? वंशीधर जो इलाहाबाद का निवासी है, उसका दोस्त नवल किशोर जो कि उसके दूर के रिश्ते का ममेरा भाई भी है, और नवल किशोर जो है वो बहुत ही हंसमुख व्यक्ति है, हंसी ठिठोली करता रहता है। जानकी देई कौन है? वंशीधर की पत्नी है। वंशीधर की पत्नी है जानकी देई जो कि एक सामान्य गृहस्थ महिला है। सीता बंशीधर की साली का नाम है। एक लाठीवान इसमें आता है जो रेलगाड़ी में एक यात्री है। अन्य गौण पात्र हैं इसमें नवल किशोर की पत्नी जिसके नाम का उल्लेख इस कहानी में नहीं हुआ है, लेकिन नवल किशोर की पत्नी से ही उसको संबोधित किया गया है। वंशीधर की सास, साला, साली, इक्के वाला, इन सभी पात्रों के नाम नहीं बताए गए हैं, लेकिन इनका इस प्रकार से ही उल्लेख हुआ है। वंशीधर की सास, वंशीधर का साला, वंशीधर की साली, इक्के वाला, इस प्रकार इनका उल्लेख इस कहानी में हुआ है। तो आइए हम कहानी को शुरू से अंत तक पूरी पढ़ेंगे और इसके सारे पॉइंट्स हम एक जगह नोट कर लेंगे। आप कॉपी पेन लेके बैठिए और सारे पॉइंट जो बताता हूं वो सब नोट करते जाइए। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आज की कहानी। तो दुलाई वाली कहानी जो है 1907 की है और बंग महिला राजेंद्र बाला घोष ने लिखी है। शुरुआत है इसकी। ये आरंभिक जो कथन है ये हमें याद होने चाहिए। किसी भी कहानी, निबंध, नाटक, कोई भी ऐसी विधा है उसकी शुरुआत कहां से हुई है वो हमें याद होना चाहिए। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदोलिया की तरफ आ रहा था। ये गोदोलिया क्या होता है? गोदोलिया जो है ये बनारस में एक जगह का नाम है। एक जगह का नाम है बनारस के अंदर जिसे गोदोलिया कहा जाता है। उसके हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियां और सुंगनी की एक पुड़िया थी। तो उसके हाथ में क्या क्या था? आजकल नेट जेआरएफ में ऐसे प्रश्न भी पूछे जाने लगे हैं कि बंशीधर के हाथ में क्या क्या था जब वो नहाकर निकला है। तो उसके एक हाथ में मैली सी तौलिया और लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियां और सुंगनी की एक पुड़िया थी। समय भी हमें ध्यान में रखना है कि उस समय दिन के 11 बजे थे। एनटीए नेट इन विधाओं में कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें एक एक पॉइंट नोट कर लेना है, उसे याद रखना है। उस समय 11 बजे थे। गोदोलिया की बाईं तरफ जो गली है उसके भीतर
एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था और ऊपर की जगह मनुष्य के वासापयोगी थी। वासापयोगी मतलब रुकने लायक, रहने लायक। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहां एक कोठरी में उसे हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है? कहती हुई एक 10 बरस की बालिका। ये देखिए, सीता की आयु ये पूछी जा चुकी है यूजीसी नेट के एग्जाम में, और ये हमें याद रखना है, सीता की आयु 10 बरस थी। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता चली गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। नवीना का अर्थ है नई नवेली दुल्हन, जिसकी नई नई शादी हुई हो। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर और झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकता है? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत में जाना नहीं हो सकता। ये कौन कह रहा है? ये बंसीधर की पत्नी कह रही है। तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। तो नवल किशोर कहां से आ रहे थे? कलकत्ते से आ रहे थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। कहां से ला रहे थे अपनी नई बहू को साथ? आगरे से वो अपनी नई बहू को साथ लेके जाने वाले थे। कहां? इलाहाबाद। ये सारे पॉइंट जो हैं आप नोट करते चलिएगा साथ साथ में। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय से ही इलाहाबाद चलेंगे। कहां से जाना था उन्हें? मुगल सराय से इलाहाबाद जाना था। जो रेलगाड़ी का सफर है वो मुगल सराय से इलाहाबाद का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये हमें याद रखना है कि इनकी रेलगाड़ी का जो सफर था वो कहां से कहां तक था। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है? कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे घर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं तो कल के बदले आज ही सही। हाँ यह बात है, नवल जो चाहे करवाएं। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे। पर मेरे तो नाकोदम आ जाएगी। क्यों? किस बात से ये बातचीत हो रही है? दोनों में, उनकी हंसी से और किससे? बंसीधर की पत्नी बोल रही है कि उनकी हंसी उसे भाती नहीं है। क्या कहती है? हंसी ठट्ठा भी राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौक में बैठी पूड़ियां काट रही थी तो इतने में न जाने कहां से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ देखो तुम्हारी बहू पूड़ियां खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर ही गई। हाँ भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वो बोली खाने पहनने के लिए ही तो आई है। पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। ये कौन कह रहा है? ये कथन है ब्रज किशोर की पत्नी का। बस माफ कीजिएगा, बंसीधर की पत्नी का ये कथन है। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि यह बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी। यहां पर बंसीधर भी उनसे हंसी कर रहा है। इतना कहकर बंसीधर कोठरी के बाहर चले गए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूं, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देवी की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है बंसीधर कहां के रहने वाले थे। तो वो
इलाहाबाद के रहने वाले थे। बनारस में ससुराल है। बंसीधर की पत्नी कहाँ की थी? बनारस की थी। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साला, साली और सास के सिवाय और कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान के दो कालिब हैं। एक जान के दो कालिब मतलब दो शरीर एक जान। उसी दिन बंसीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। सीता जो 10 साल की बहन है बंसीधर की पत्नी की, यानी बंसीधर की साली है वो। मां रोती धोती लड़की को विदा की सामग्री इकट्ठा करने लगी। जानकी देवी भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज भूलने पर धीमी आवाज से मां को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए? ससुराल वालों की अवस्था अब आगे की सी नहीं कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहें। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वाले के यहां नौकर चाकरों के सिवा और 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। यह हमारे समाज की सच्चाई है। जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत है, उसके आसपास लोग घेरे रहते हैं उसे। गरीब आदमी को कोई नहीं पूछता है। ये समाज की सत्यता को बयान किया है राजेंद्र बाला घोष ने। छूछे को कौन पूछे? छूछे का अर्थ यह भी पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में। छूछे का अर्थ होता है खाली हाथ, यानी जिसके पास पैसा धेला ना हो। छूछे को कौन पूछे? एक कहारिन। कहारिन का अर्थ होता है घर में पानी भरने वाली। पानी भरने के लिए जो स्त्री आती है घरों में उसे कहारिन कहते हैं। तो भी इस समय कहीं गई है। सालेराम की तबीयत अच्छी नहीं। वे हर घड़ी बिछोने की बातें करते हैं। तिस पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूं, नजदीक तो है। बंसीधर कहते हैं कि सालेराम की यानी उनके साले की तबीयत तो खराब रहती है, तो मैं ही गाड़ी ले आता हूं, कोई सवारी ले आता हूं। बंसीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूं। जाते जाते बंसीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों में के बैठने के लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूं, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा, गाड़ी वाले ने कितना रुपया मांगा? 1.5 रुपया। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से नोट कर लीजिएगा। गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया। गाड़ी वाला पूछ सकता है या फिर पालकी वाला लिख के पूछ देगा कि पालकी वाले ने कितना रुपया मांगा था? 1.5 रुपया। तब बंसीधर ने कहा चलो इक्का ही सही। तब वो इक्का लेके आ गए। पहुंचने से काम। जब इंसान के पास पैसा नहीं होता तब वो अपने आप समझौते कर लेता है और किसी तरह अपना काम चलाता है। कुछ नवल किशोर तो यहां से साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। यानी कि नवल किशोर तो यहाँ पे है नहीं, हम जैसे तैसे करके पहुंच जाते हैं। बंसीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था, असबाब यानी ले जाने का सामान, इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहां? जानकी देवी रो रही थी। यहां पर कुछ भी स्थिर नहीं है। आगे क्या कहती है लेखिका? इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। यानी कि जो सिसकन थी, जो रोना था, वो धीरे धीरे कम होता गया। सिकरोल स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते जितने भी स्थानों के नाम आए हैं, कोई संख्या आई है, कोई समय आया है, वो हमें बहुत अच्छे से याद कर लेना है। एग्जाम में आजकल बहुत पूछा जाता है। सिकरोल स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पहुंच चुकी थी। यानी कि सिकरोल स्टेशन पहुंचते पहुंचते उसका रोना चुप हो गया था, बंद हो गया था। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंसीधर की नजर अपनी धोती पर पड़ी और अरे एक बात तो हम भूल ही गए कहकर पछता से उठे।
इक्के वाले से कान बचाकर जानकी जी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई जरूरी चीज भूल आए? नहीं, एक देशी धोती पहनकर आना था, तो भूलकर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए न, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो दो चार सुनाए बिना न रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देशी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। यहाँ पर लेखिका जो है वो देशभक्ति का एक सबक सिखा रही है, स्वदेशी चीजों को इस्तेमाल करने की सलाह दे रही है और कह रही है कि स्वदेशी चीजें खरीदने से देश का पैसा देश में ही रहेगा। जानकी जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, धोती तो धोती, पहनने से काम, यह क्या बुरी है। इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। बंसीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस तरफ 1.5 दर्जे का टिकट मिलता है। बंसीधर फिर कर बोले, अगर मैं 1.5 दर्जे का ही टिकट लूं तो? इक्के वाला चुप हो गया। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए बंसीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर बंसीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुंचे। वहां पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। किसी का भी इंतजार करना बहुत मुश्किल होता है। ये अपने परम प्रिय मित्र, अपने दूर के ममेरे भाई का इंतजार कर रहे थे, तो उस इंतजार की घड़ी में ये प्लेटफॉर्म पर ही एक छोर से दूसरे छोर तक चक्कर काटे जा रहे थे। देखते ही देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंसीधर एक बार चलती गाड़ी ही में शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। बंसीधर फिर भी गाड़ियों को दोहरा गए, तेहरा गए। भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल न मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप न आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहां? भेंट होने पर समझ लूंगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। बंसीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। जो लेडीज कंपार्टमेंट था उसमें बिठा दिया उनको। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए? तो बंसीधर ने कहा, कोई अटकाव हो गया, कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे, यानी जेंट्स वाले कंपार्टमेंट में जाके बैठ गए। वो टिकट तो 1.5 का था, पर 1.5 दर्जे का कमरा कलकत्ता से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। फर्स्ट क्लास में उसको जगह मिली नहीं, तो वो थर्ड क्लास में जाकर बैठ गया। जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते कई स्टेशन पार करके मिर्जापुर पहुंची। गाड़ी मिर्जापुर पहुंच गई है। मिर्जापुर स्टेशन का भी नाम आया है, तो नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिर्जापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई, यानी भूख लग गई उन्हें। उसने सुझाया, किसने सुझाया? पेटराम ने, कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देर है, इलाहाबाद तो काफी समय बाद पहुंचा जाएगा। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंसीधर ने बनारस छोड़ा था, यानी कि बनारस से निकलते हुए उन्होंने अच्छी तरह खाना नहीं खाया था। इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोचे वाले से थोड़ी सी ताजी पूड़ियां और मिठाई लेकर निराले में बैठ आप उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुध आई। खुद खाने के बाद जानकी के बारे में दिमाग में आया।
सोचा कि पहले पूछ लूं, तब कुछ मोल लेंगे। खरीदने से पहले एक बार पूछ लेता हूं, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वे रेल का खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब बंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय डोढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा खड़ा करे। बंशीधर अपने कमरे में बैठे तो दो एक मुसाफिर अधिक दिखाई पड़े। आगे वालों में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो बंशीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी, यानी कि उसके वेशभूषा से वो भले घर की लग रही थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी, यानी कि वो बहुत शर्माती हुई, सकुचाती हुई वहां बैठी हुई थी। बंशीधर ने सोचा इनके संग वाले भद्र पुरुष, यानी कि उनके साथ अगर कोई व्यक्ति आएगा उनके साथ वाला, तो उनके साथ बातचीत करके अपना टाइम पास कर लेंगे, समय बितावेंगे। एक दो करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अकचाकर थोड़ा सा मुंह खोले जंगले के बाहर देखने लगी। जैसे कि कोई छूटने लग जाता है, स्टेशन पर कोई रह जाता है तो एकदम चौंक कर हम खिड़की के बाहर झांकने लग जाते हैं, इसी प्रकार से वो स्त्री देखने लगी। जो ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था, यानी कि रेलगाड़ी चल पड़ी थी। अब उसको किसी की क्या परवाह, कोई बैठे चाहे ना बैठे, वो प्लेटफॉर्म छोड़ने लगी थी। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी नहीं थी, केवल दो चार आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर स्पष्ट स्वर से रोने लगी। वो औरत जो है रोने लग गई, जैसे उसका कोई छूट गया हो। एक कमरे में तीन चार प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थी। एक जो उसके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो ना ही आइलेन, ओ देखो रोवल करथइन। दूसरी कहती है, अरे दूसर गाड़ी में बैठा हुई हैं। पहली फिर बोलती है, दूर बो रही ई जनानी गाड़ी थेड़े है। दूसरी कहती है, तव हो भलू तो कहू। कहकर दूसरी भद्र महिला ने से पूछने लगी, कौन गांव उतरबू बेटा, मिर्जेपुरा चढ़ी हऊ ना। इसके जवाब में उसने जो कहा सो वह न सुन सकी। यानी कि वो जो प्रौढ़ा जो दो स्त्रियां बैठी हैं वो आपस में उस औरत के बारे में बातें कर रही हैं जिसका कोई स्टेशन पर छूट गया है, उसके बारे में वो आपस में बातें कर रही हैं। दूसरी कहती है, तब पहली बोली, हट हम पूछला ना, हम कहा कहां उतरबू हो, आए इलाहाबाद। वो पूछ रही है कि कहां उतरना है, हम पूछ रहे हैं कहां उतरना है, इलाहाबाद, यानी इलाहाबाद। दूसरी कहती है, इलाहाबाद कौन गांव हो गोइना। पहली कहती है, अरे नाही जानलू पयाग जी, जहां मनई मकर नहाए जाला। दूसरी कहती है, भला पयाग जी काहे का जानित, ले कह के नाही, तोहरे पंच के धर्म से चार दाई नहाए चुके हैं। ऐसो हो सोमवारी और गहन दका दका लाग रहा तौन तोहरे काशी जी नहाए गए रहिए। पहली कहती है, ये सब वहां की लोकल लैंग्वेज में, वहां की आम जनजीवन की चलू भाषा में लिखा हुआ है कि वहां की जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो किस प्रकार से किसी तीसरी स्त्री के बारे में आपस में बातें करती हैं। जब उसका कोई अपना छूट जाता है तो वो आपस में कटाक्ष करती हैं, बातें करती हैं तरह तरह की उस स्त्री के बारे में। आवे जाए तो सब औते जाता बटले बाटेन, पुन यह साहित्य तो बिचारो विपत में न पड़ल बाटेली।
हे हम पंचाहाई राजघाट टिकस कटौली मोंगल के सराय। यहां पर मुगल सराय को मोंगल के सराय लिखा हुआ है। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है कथन देकर कि इन शब्दों का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है मुगल सराय। मोंगल के सराय उतरली है, होद है पुनः चढ़ली है। दूसरी कहती है ऐसे एक दाई हम आवत रहे, एक मिली ओरो मोरे संघे रही, दकोने टिसनिया पर उकर मलिकवा उतरे से की, जुरते हैं गड़िया खुले। अब भैया उगरा फाड़ फाड़ नरियाए, ए साहिब गड़िया खड़ी कर, ए साहेब गड़िया तनी खड़ी कर, भला दड़िया दहनाती काहे की खड़ी होए। वो कहती है कि मेरे साथ भी एक बार ऐसा हो चुका है। एक बार एक स्त्री का कोई पुरुष जो साथी था वो ऐसे स्टेशन पर छूट गया था और वो रोते रोते चिल्लाती रही कि हे साहब गाड़ी को रोको, लेकिन गाड़ी तब कौन रोकता, कैसे रोकता। पहली कहती है ऊ मेहरुआ बड़ी उजबक रहल, भला केहू के चिल्लाए से रेल वो कहू खड़ी होला। किसी के चिल्लाने से कभी रेल खड़ी होती है क्या। इसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थी एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयां करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्त्री पर भी दुख प्रकट करती जाती थी। यानी कि उस कमरे में जितने भी, उस कंपार्टमेंट में जितने भी और स्त्री पुरुष बैठे थे वो तरह तरह की बातें बनाने लगे, अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने लग जाते हैं। तीसरी स्त्री बोली टिकसिया पल्ले बाय का नाही, हे साहेबुआ सुनी तो कलकत्ते ताई ले मुसलिया लेई। अरे इहो तो नाही कि दूर से आवत रह लेना, फरागत के बदे उतर लेन। चौथी कहती है हम तो इनके संगे के आदमी के देखे वो न कि हो गोइया। तीसरी कहती है हम देखे रहले हो मजे टोपी दिहले रहलेन को। अब यहां पर ये आपस में अजीब अजीब बातें करती हैं, अपनी मन गढ़ंत बातें बनाने लग जाती हैं। एक स्त्री बोलती है कि मैंने तो इसके साथ में किसी आदमी को देखा ही नहीं जो इससे छूट गया हो। तीसरी कहती है कि मैंने देखा है वो एक अंग्रेजी टोपी पहने हुए था और मैंने देखा था इसके साथ में वो था। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंशीधर ऊब उठे। तो यहां पर अगर इस वार्तालाप से अगर कुछ प्रश्न बनता है तो यही बन सकता है कि कितनी ग्रामीण औरतों का इसमें जिक्र किया गया जो आपस में बातें करती हैं, तो 4। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे तुम तो नाहक ही उन्हें और भी डरा रही हो, जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहां पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूं, मेरे संग भी स्त्रियां हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ही ठहरा रहूंगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं है। बंशीधर जो है वो एक पढ़े लिखे भद्र पुरुष की तरह बातें कर रहा है, उस महिला की हेल्प करने की वो बातें कह रहा है। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने का स्थान पर पहुंचा दूंगा। बंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाक धारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही। नाही भैया, हम पंचे काहे के केहू से कुछ कही। अरे एक के एक करत ना बाए तो दुनिया चलत कैसे बाए, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी कि इंसान इंसान की मदद नहीं करेगा तो दुनिया कैसे चलेगी। कोई कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों, सो मैं नहीं बतला सकती। तरह तरह की बातें हैं जो लोग आपस में बनाते रहे होंगे। कुछ अच्छा भी सोचते हैं किसी की मदद करने वाले के बारे में और कुछ सोचते हैं कि इसका
खुद का कोई स्वार्थ होगा, इससे कोई फायदा उठाना चाह रहा होगा, जिसके कारण ये इसकी मदद की बात कर रहा है। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फरासीसी छींट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। यानी कि वो जो दुलाई वाली जो औरत बैठी थी उसने कुछ नहीं बोला। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंसीधर की ओर वह ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। बंसीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है, देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है पर आचरण इसका अच्छा नहीं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। बंसीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे, यानी कि उसको ढाढ़स बंधाते हुए तरह तरह के विचार उनके मन में आने लगे। यदि तार में कोई खबर न आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, यानी कि दूसरी गाड़ी जो मुगल सराय से आएगी, हो सकता है इनका साथी उस ट्रेन में आता हो तो उस ट्रेन का वेट मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मर्द ने जबान दे दी थी कि मैं इनकी मदद करूंगा, और जो उससे भी न आया तो क्या करूंगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। यहां पर नैनी स्टेशन का भी जिक्र आया है, तो जितने भी स्टेशन ये बीच में आ रहे हैं जिनका जिक्र इस कहानी में दिया है, हमें उनको क्रम से याद रखना है। ठीक है, हमें उनको क्रम से याद रखना है। क्रम वाला प्रश्न पूछ ले यूजीसी नेट में तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो और अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसमें पूछे जाना इस प्रश्न का कम है चांसेस, लेकिन यूजीसी नेट में ये वाला प्रश्न अवश्य पूछा जा सकता है। अब साथ की उन शिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुंह खोला। क्या भैया, जो केहू बिना टिकस के आवत होए तो ओकर का सजाए होला। अरे ओका ई नाही चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा देहलेन और अपना ताउन टिकस लेके चल देहलेन। एक औरत क्या कह रही है कि अरे बिना टिकट वाले को क्या सजा मिलती है, और इनका जो आदमी था, इनका जो हस्बैंड था या फिर इनका साथी जो भी था, उसने ऐसा क्या किया कि इनको टिकट नहीं दी और खुद अपने टिकट लेने चला गया होगा और टिकट लेके कहीं और चला गया होगा। भांति भांति की वो उधेड़ बुन तरह तरह की बातें करती हैं। किसी किसी आदमी ने तो यहां तक दौड़ मारी कि रात को बंसीधर इसके जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा। ये है लाठीवान की लाइन जो कि पूछी जा सकती है एग्जाम में कि ये जो पंक्ति है ये किस कहानी की है और उसके किस पात्र की है। ये दोनों प्रश्न मिला के भी पूछा जा सकता है कि यह पंक्ति किस कहानी में कौन पात्र कहता है। इसकी बात पर बंसीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने इसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंसीधर से बदला लिए बिना न रहता। बंसीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। पहले उस दुलाई वाली को उतरवाया उस बुढ़िया से कहकर, और पास में बुढ़िया को बिठाकर और खुद चले गए अपनी पत्नी जानकी देवी को उतरवाने। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जानी भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। जानकी देवी कहती है कि किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, रहने दो, ये मुसीबत की बातें हैं। पर बंसीधर ने न माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने पर बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंसीधर के जाते ही वह बुढ़िया जिन्होंने
रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। उस समय भी किसी के पास ऐसे टाइम नहीं होता था एक दूसरे की हेल्प करने का। ये दर्शाया है बंग महिला ने कि एक दूसरे की मदद करने के लिए हम कह तो देते हैं, लेकिन फिर अपनी बातों पर अमल नहीं करते, खरे नहीं उतरते। जिस बुढ़िया ने बोला था कि मैं इसकी हेल्प करूंगी, वो भी उसे छोड़कर भाग गई। अब तो बंसीधर बड़े असमंजस में पड़े, टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौटकर आए तो किसी को ना पाया। अरे ये सब कहां गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर बंसीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइत में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसे चले आ रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों में कहीं ले गई है, इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। बंसीधर सोचते हैं कि ये दुलाई वाली ही उन स्त्रियों को कहीं अपने साथ लेकर छोड़ के आ गई है। तब उस दुलाई के अंदर से निकलकर नवल किशोर खिलखिलाकर हंसने लग गए। अरे यह क्या, यह तुम्हारी ही करतूत है, अब मैं समझ गया कैसा गजब किया है। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती, मालूम होता कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वे गई कहां? वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। ये किसने कहा है? ये नवल किशोर ने कहा है। नहीं, मैं सब हाल सुन लूंगा तब चलूंगा। हाँ, यह तो कहे तुम मिर्जापुर में कहां से आ निकले? तब नवल किशोर कहता है, मिर्जापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूं। जब तुम मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर काट रहे थे, तब मैं 1.5 दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्जापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे, मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने न देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा, लेकिन थोड़ा और देख लें। करते करते यहां तक नौबत आ पहुंची। अच्छा अब चलो, जो हुआ उसे माफ करो भाई। यह सुनकर बंसीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंसीधर बोले, मेरे ऊपर जो बीती है सो बीती है, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी, बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का था, हम तुम दोनों गाड़ी में न थे। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तला कर देता तो बखेड़ा खड़े हो जाता ना। अरे तो क्या, मैं मर थोड़े ही गया था, 4 हाथ की दुलाई की बिसात ही कितनी। इसी बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही है। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो भी इनको दया ना आवे। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुंचे और मुझे भी यहीं तक यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। ये जो है इस कहानी का आखिरी कथन है, ये भी हमें ध्यान देना है। और यहां पर हमारी कहानी दुलाई वाली खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने नोट करवाए हैं उन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब बहुत काम आने वाले हैं। और हिंदी सरोज ऑनलाइन में यूनिट 2 और कहानी वाली यूनिट 7 की तैयारी चल रही है। दोनों की क्लासेस साथ साथ में हो रही हैं, तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ में। और हिंदी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हिंदी सरोज जो है वो आपके लिए एकदम परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए और ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारे साथ में बने रहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।